हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 7 की मौत, 60 से अधिक घायल, सेना से मांगे हेलीकॉप्टर। उत्तराखंड यूसीसी बिल, 21 से कम उम्र वालों का लिव इन में रहना होगा मुश्किल, माता पिता से परमिशन जरूरी। पीएम मोदी करेंगे 19 फरवरी को मुंबई कोस्टल रोड का उद्घाटन, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर मुंबईकरों को देंगे सौगात। केरल स्टोरी वाली अदा शर्मा की बस्तर का टीजर रिलीज, इस बार निशाने पर जेएनयू, वामपंथी और नक्सली। मध्य प्रदेश के हरदा में मगरदा रोड स्थित बैरागढ़ रेहटा में स्थित पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह आग लग गई। इसके बाद भयानक विस्फोट होने लगा। ब्लास्ट इतना तेज है कि आसपास की इमारतों को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 60 से अधिक लोग घायल हैं। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा ब्लास्ट को लेकर आपदा बैठक बुलाई। साथ ही मंत्री उदय प्रताप सिंह के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को हरदा रवाना होने के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिवार की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। वहीं आसपास के 7 जिलों से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस हरदा पहुंचाई गई। भोपाल से गए अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ब्लास्ट होने का सिलसिला थम ही नहीं रहा, जिससे राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हो रहे हैं। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आग लगने के समय 30 से अधिक मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। घायलों को मृतकों में बच्चे और महिलाओं के होने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री राजू अग्रवाल की है। ब्लास्ट इतना भीषण था कि आसपास के मकान गिर गए। हादसे के बाद पास की सड़क पर वाहन उछलकर दूर गिर गए। कुछ लोगों की मौत सड़क पर ही हो गई। उनकी लाशें सड़क किनारे पड़ी है। हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग ने मौतों की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा कि 20 से 25 लोग घायल हुए हैं। कुछ की हालत गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है। हमारा फोकस बचाव एवं राहत कार्य पर है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आसपास के 60 से अधिक ज्यादा घरों में आग लग गई। फैक्ट्री के आसपास सड़क पर कुछ शव पड़े दिख रहे हैं। 25 से अधिक घायलों को हरदा जिला अस्पताल में ले जाया गया है। प्रशासन ने 100 से ज्यादा घर खाली करवा दिए हैं। धमाके की चपेट से पास की सड़क पर चल रहे वाहन भी कुछ दूर तक उछल गए। क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता है। हरदा से भोपाल के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। पटाखा फैक्ट्री के घायलों को ग्रीन कॉरिडोर से भोपाल के हमदिया अस्पताल और एम्स भोपाल लाने की तैयारी है। पटाखा फैक्ट्री के विस्फोट में घायल कुछ लोगों को हरदा जिला अस्पताल से भोपाल रेफर किया गया है। हादसा इतना बड़ा है कि हरदा जिले के एम्बुलेंस कम पड़ गई। नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर और खंडवा समेत 7 जिलों से एम्बुलेंस हरदा के लिए रवाना हुई। भोपाल और इंदौर के मेडिकल कॉलेज के साथ ही भोपाल के एम्स और आसपास के जिलों के अस्पतालों को घायलों के इलाज के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा की घटना का संज्ञान लेते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह, एससीएस अजीत केसरी, डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार को हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में आपदा बैठक बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरदा के आसपास के क्षेत्र से एम्बुलेंस हरदा पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर की व्यवस्था के लिए सेना से संपर्क किया गया है। भोपाल, इंदौर में मेडिकल कॉलेज और अभियंसपाल में बर्न यूनिट की तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। होशंगाबाद में भी अस्पतालों में घायलों के उपचार के लिए व्यवस्था की गई है। होशंगाबाद सहित आसपास के क्षेत्र से 14 डॉक्टर तत्काल रवाना किए गए हैं।
हरदा में 20 एम्बुलेंस मौजूद है तथा 50 और पहुंच रही है। भोपाल, इंदौर, बैतूल, होशंगाबाद, मेहरुंदा, रेहटी सहित अन्य नगरीय निकायों तथा संस्थाओं से फायर ब्रिगेड हरदा भेजी जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राघवेंद्र सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि घटना दुखद है। सरकार पूरी मुस्तैदी से बचाव एवं राहत कार्य में लगी है। प्रति परिवार 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। जांच के आदेश दिए गए हैं। गृह सचिव खुद जांच कर मुझे रिपोर्ट सौंपेंगे। इसमें दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा है डॉक्टर मोहन यादव ने। हरदा से कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने ने हादसे पर दुख जताते हुए भावुक अपील की। उन्होंने हरदा की जनता से अपील की है कि अपने वाहन लेकर अस्पताल पहुंचे, घायलों को भोपाल या बड़े शहरों में शिफ्ट करने में मदद करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा हादसे पर दुख जताया है। साथ ही हादसे में फंसे सभी नागरिकों की कुशलता और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि हरदा की हृदय विदारक घटना ने भीतर तक झंझोर कर रख दिया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पीड़ित परिवारों को, घायलों को दुख सहन करने की शक्ति दे। प्रभु मृतकों को चरणों में स्थान दे। जैसा कि हमको सबको जानकारी है, हरदा में एक बड़ी दुखद घटना घटी है। एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधाएं मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूर बर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई से मंत्री राव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को इस पार्ट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसमें इस घटना के जांच के आदेश भी उन्हें दिए। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आग पे काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकता है वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धाम में सरकार ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता यानी UCC का विधेयक पेश कर दिया। इस विधेयक में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को लेकर कई सारे बदलाव किए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बगैर वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए कपल साथ में नहीं रह पाएंगे। रजिस्ट्रेशन न कराने पर कपल को 6 महीने की जेल हो सकती है। साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
ऐसे जोड़े जिनकी उम्र 21 साल से कम है, वे अगर लिव इन में रहते हैं तो पहले उन्हें माता पिता से सहमति लेनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रार भी उनके अभिभावकों को इस बारे में सूचना देंगे। लिविंग में रहने वाले युवा इस रजिस्ट्रेशन रसीद को दिखाएंगे, तभी उनको किराए पर रहने के लिए घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। यूसीसी में लिविंग रिलेशनशिप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक सिर्फ एक वयस्क पुरुष और वयस्क महिला ही लिव इन में रह सकेंगे। वे पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। अगर युवा गलत जानकारी देते हैं तो जिले का रजिस्ट्रार उनके माता और पिता को भी समन भेजकर बुला सकता है। गौरतलब है कि यूसीसी बिल पेश करके उत्तराखंड विधानसभा ने इतिहास रच दिया। स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड विधानसभा इस प्रकार के बिल पेश करने वाली पहली विधानसभा बन गई है। इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत है। प्रदेश की विधानसभा में भाजपा के पास 47 और कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं। इस बहुमत के साथ धामी सरकार को बिल पास कराने में अधिक दिक्कत नहीं होगी। बिल पेश होते ही उत्तराखंड विधानसभा भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। यूनिफॉर्म सिविल कोड रिपोर्ट 4 खंडों में तैयार की गई है। यह कुल 740 पेज की रिपोर्ट है। प्रदेश के 2,32,000 सुझावों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। यूसीसी की विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफारिशों में संपत्ति के अधिकारों में सभी संतानों को बराबर का हक दिया है। इस मामले में धर्म लिंग के साथ जायज नाजायज का भेद समाप्त करते हुए सभी संतानों को एक समान अधिकार दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में होकर चाहते हैं, जो माननीय सदस्य के विरोध में होकर चाहते हैं, बाकी संख्या अनुज्ञा दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। प्रतिज्ञा दे दी जाए। आगामी 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोल फ्री मुंबई कोस्टल रोड परियोजना फेज 1 का उद्घाटन करेंगे। इससे देश की वाणिज्यिक राजधानी में रोड ट्रैफिक में क्रांति आने की उम्मीद है। छत्रपति शिवाजी महाराज कोस्टल रोड को मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी अपने संशोधनों से अमल करेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सुझाव के मुताबिक CSMCM मुंबई यात्रियों के लिए टोल फ्री होगा और वर्ली से मरीन लाइसेंस तक 10.58 किलोमीटर की यात्रा का समय मौजूदा 50 मिनट से घटाकर मुश्किल 15 मिनट कर देगा। वेस्ट कोस्टल रोड की बात करें, इस परियोजना के पूरे होने पर 8 लेन 29.2 किलोमीटर लंबा ग्रेट सेपरेट मोटरवे शहर के वेस्ट कोस्टल रोड के माध्यम से कांदिवली उपनगर के साथ मरीन ड्राइव को जोड़ेगा, जो कि राज्य में अपनी तरह का पहला और एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, जिसकी लागत लगभग 12,700 करोड़ रुपए है। दरअसल मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को सबसे पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साल 2013 में प्रस्तावित किया था। इस पर काम वर्ष 2017 और 2018 में शुरू हुआ था। 2019 के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली, लेकिन महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस परियोजना की रफ्तार धीमी पड़ गई। बीएमसी ने वेस्टर्न एक्सप्रेसवे और एसवी रोड पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए वर्सोवा
दहीसर कोस्टल रोड बनाने की योजना बनाई। इसके लिए पिछले दिनों 16,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था। इसमें दहीसर मीरा भाईदर एलिवेटेड कॉरिडोर को जोड़ते हुए अब बीएमसी ने 35,995 करोड़ रुपए खर्च होने अनुमान लगाया है। बीएमसी के ऑडिशनल कमिश्नर पी वेलरासु ने कहा है कि प्रोजेक्ट में यह बढ़ोतरी टेंडर का लगभग 70% है। इस प्रोजेक्ट को मुलुंडू और ठाणे से भी जोड़ा जाएगा। बीएमसी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एरिया ट्रैफिक कंट्रोल बनाएगी। बीएमसी वर्ष 2007 और 8 में 258 जंक्शन के सिग्नल पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिग्नल शुरू किया था। अब बीएमसी नए जंक्शन पर आधुनिक सिग्नल लगाएगी। इसके लिए बजट में 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं शिंदे की महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने अपना काम साल 2017-18 में शुरू कर दिया था, लेकिन जून 2022 में साजिशन कुछ लोगों ने हमारी सरकार को गिरा दिया। हालांकि तब तक परियोजना का 65% काम संपन्न हो चुका था। मौजूदा हालात के विपरीत हमने साप्ताहिक और मासिक समीक्षा का भी काम शुरू किया है। साल 2023 में विवादित फिल्म द केरल स्टोरी से सुर्खियां बटोरने वाली अदा शर्मा, सुप्तीब्दो सेन और विपुल शाह की तिकड़ी फिर से लौट आई है। उनकी फिल्म बस्तर का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन हैं, जबकि विपुल शाह इसके क्रिएटिव डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। 1 मिनट और 15 सेकंड के ट्रेलर को देखकर इतना तो साफ है कि मेकर्स एक बार फिर अपनी फिल्म से राजनीतिक विवाद छेड़ने की तैयारी में हैं। ऐसा इसलिए कि टीजर में अदा शर्मा का किरदार नक्सलियों के बहाने दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU को नक्सलियों का हमदर्द बताया है और वामपंथियों को सड़क पर गोली मारने की बात करता है। टीजर की शुरुआत एक IPS अधिकारी नीरजा माधवन के किरदार से होती है, जो अदा शर्मा निभा रही है। इसके बाद करीब 1 मिनट के मोनोलॉग में वह हर कीमत पर नक्सलियों के खिलाफ जाने और जड़ से उखाड़ने की बात करती है। मेकर्स का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। साथ ही टीजर की शुरुआत से पहले ही वह यह भी घोषणा करते हैं कि यह फिल्म द केरल स्टोरी के बहादुर फिल्म मेकर की पेशकश है। टीजर वीडियो में अदा शर्मा एक सैनिक के लुक में है। वह कहती है कि पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 जवानों की हत्या की है। बस्तर में हमारे 76 जवानों को नक्सलियों ने बड़ी क्रूरता के साथ मारा और तब इसका जश्न मनाया गया JNU में। सोचिए, हमारे देश की इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हमारे जवानों की शहादत का जश्न मनाती है। कहाँ से आती है ऐसी सोच? बस्तर में भारत के टुकड़े करने की साजिश हो रही है और ये नक्सली साजिश कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं बड़े शहरों में बैठे वामपंथी, उदारवादी, झूठे बुद्धिजीवी। अयोध्या के राम मंदिर में जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तभी से अयोध्या में कई नई बातें दिख रही हैं। अब अयोध्या शहर मुंबई के रियल एस्टेट प्लेयर्स की पहली पसंद बन रही है। खबर है कि इस समय मुंबई के कम से कम 7 नामचीन बिल्डर्स अयोध्या का रुख कर चुके हैं। इनमें हीरा नंदानी ग्रुप, गोदरेज प्रॉपर्टीज, रेमन रियल्टी, द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा और ओबरॉय रियल्टीज जैसे बड़े नाम शामिल है। इस समय मुंबई के नामचीन बिल्डर्स अयोध्या को ठिकाना बना रहे हैं। सभी बिल्डर वहां अधिक से अधिक लैंड बैंक बना रहे हैं। हर ग्रुप अपना बिजनेस डेवलपमेंट ऑपरेशन अयोध्या में चलाना चाह रहा है। ये रियल एस्टेट बिल्डर्स वहां 3 तरीके से काम कर रहे हैं। कोई तो वहां प्लॉटिंग करके ज़मीन बेचने को इच्छुक है, तो कोई वहां रेसिडेंशियल टाउनशिप डेवलप कर रहा है। कुछ बिल्डर वहां कमर्शियल और हॉस्पिटलिटी बिजनेस में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने
तो कुछ ही महीने पहले हाल ही में पिछले 3 महीने में वहाँ बड़े बड़े ग्रुप सक्रिय हुए हैं। वहाँ जो बिल्डर सक्रिय है उनमें ओबरॉय रियल्टी, हीरानंदानी ग्रुप, गोदरेज प्रॉपर्टीज, रेमंड रियल्टी, रणवाल ग्रुप और रहेजा कॉर्प शामिल है। खबर है कि इन्हें पिछले 3 महीने के दौरान मंदिर के इस शहर में जमीन की भारी खरीदारी की है। ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल मैजिक ब्रिक्स का कहना है कि जब से वहां नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जमीन की कीमतों में जैसे आग ही लग गई है। बीते 22 जनवरी के बाद ही वहां रियल एस्टेट प्राइस में 179% का उछाल आ चुका है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनरॉक ग्रुप का कहना है कि साल 2029 में वहां जो जमीन 1000 से 2000 रुपए वर्ग फुट में बिक रही थी, उसकी कीमत अभी 4 से 6,000 रुपए पहुंच गई है। राम मंदिर के आसपास जो जमीन पिछले 2 से 3,000 रुपए वर्ग फुट में मिल रही थी, उसकी कीमत अब 10 से 15,000 रुपए वर्ग फुट तक पहुंच गई है। मंदिर से 6 से 15 किलोमीटर की दूर में भी यदि आप जमीन खरीदेंगे तो वहां भी रेट 4 से 9,000 रुपए वर्ग फुट तक चली गई है। अयोध्या और आसपास के इलाके में रियल एस्टेट की कीमतें चढ़ने का खामियाजा लोकल लोग उठा रहे हैं। अब लोकल लोग के लिए अयोध्या में जमीन या मकान खरीदना बूते से बाहर होता चला जा रहा है। अब तो यहाँ के लोकल जमीन बेच रहे हैं। खरीदने की तो औकात किसी की भी नहीं है। मुंबई से सेठ लोग आके जमीन खरीद रहे हैं। यही जानकारी वहाँ के एक स्थानीय ने दी। उन्हें तो मुंबई के मुकाबले अयोध्या में जमीन सस्ती ही दिखती है, लेकिन सवाल ये है कि लोकल लोग कहाँ जा रहे हैं।